हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता से हमारा तात्पर्य एक ऐसे परिपथ से है जिसमें केवल एक प्रेरक लगा हो। यहाँ इस चित्र में एक प्रेरक के सिरों पर लगा एसी स्रोत दिखाया गया है। यहाँ हम यह मानेंगे कि इस प्रेरक का प्रतिरोध नगण्य है। इसके अतिरिक्त स्रोत के सिरों के बीच वोल्टता को हम लिख सकते हैं Vt बराबर Vm sin ओमेगा t। अब दोस्तों, इस परिपथ में किरचॉफ का लूप नियम लगाने पर हमें प्राप्त होता है Vt घटा L di बटे dt बराबर 0। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पद प्रेरक में स्वप्रेरित फैराडे ईएमएफ है एवं L प्रेरक का स्वप्रेरकत्व है। इसके अतिरिक्त यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेंस के नियम का अनुसरण करने से आता है। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम di बटे dt का मान निकालें तो वह होगा Vt बटे L, और यहाँ पर यदि हम Vt का मान रखें तो समीकरण बन जाती है Vm बटे L sin ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि di बटे dt एक ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तनशील राशि है और इसका आयाम है Vm बटे L। दोस्तों, यहाँ से धारा का मान प्राप्त करने के लिए हम di बटे dt को समय के सापेक्ष समाकलित करते हैं। ऐसा करने पर हमारे पास समीकरण आएगी इंटीग्रेशन Vm बटे L sin ओमेगा t dt बराबर इंटीग्रेशन di। और क्योंकि Vm बटे L एक नियतांक है, इसीलिए यह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और समीकरण बनेगी Vm बटे L इंटीग्रेशन sin ओमेगा t dt बराबर इंटीग्रेशन di। अब दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है ऋणात्मक cos, तो यहाँ पर इसे समाकलित करने पर it का मान आता है Vm बटे ओमेगा L ब्रैकेट ऋणात्मक cos ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग कर हम ऋणात्मक cos ओमेगा t को लिख सकते हैं sin ओमेगा t घटा पाई बटे 2, अर्थात it का मान हम साइन के पदों में लिख सकते हैं Vm बटे ओमेगा L sin ओमेगा t घटा पाई बटे 2, या इसे लिखा जा सकता है it बराबर Im sin ओमेगा t घटा पाई बटे 2। दोस्तों, यहाँ पर Im जो बराबर है Vm बटे ओमेगा L के, और जहाँ पर ओमेगा L को प्रेरकीय प्रतिघात XL द्वारा दर्शाया जाता है, यानी Im को हम लिख सकते हैं Vm बटे XL। दोस्तों, प्रेरकीय प्रतिघात की विमाएं वही होती हैं जो प्रतिरोध की होती हैं, और इसी कारण इसका SI मात्रक ओम होता है। दोस्तों, प्रेरकीय प्रतिघात एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा को वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे प्रतिरोध एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में। इसके अतिरिक्त प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकत्व एवं धारा की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, अब हम इस परिपथ के लिए वोल्टता एवं धारा इन दोनों की समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं, और अब हम इन दोनों समीकरणों के लिए ज्यावक्रीय आरेख बनाते हैं। इसके लिए हम अलग अलग समय पर V तथा I दोनों का मान निकालेंगे और साथ ही साथ उन्हें इस आरेख पर बनाते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम समय t बराबर 0 के लिए ओमेगा t, Vt तथा it का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, t बराबर 0 के लिए सभी राशियों का मान 0 आता है, किंतु केवल I का मान आता है ऋणात्मक Im। इसके बाद t को t बटे 4 लेते हैं, तो इससे V का मान आता है Vm
तथा I का मान आता है 0। तो हम यहाँ इस ग्राफ में V के लिए इस मान को दर्शा देते हैं। इसके बाद T बराबर T/2 के लिए V का मान आता है 0 तथा I का मान आता है Im। अब हम इसे भी यहाँ इस आरेख पर बना लेते हैं। अगला है T बराबर 3T/4। दोस्तों इस मान पर V का ऋणात्मक मान हमें प्राप्त होता है, जबकि I का मान आता है 0। तो यहाँ भी V के इस मान को हम इस आरेख पर बना लेते हैं और अंत में T बराबर T लेने पर V फिर से आता है 0, जबकि I का मान आता है ऋणात्मक Im, जिसे इस आरेख में कुछ इस तरह दर्शाया जा सकता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार I के इन विभिन्न मानों के लिए प्राप्त आरेख कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों स्रोत वोल्टता एवं प्रेरक में प्रवाहित होने वाली धारा के समीकरण की तुलना से हमें यह ज्ञात होता है कि धारा वोल्टता से π/2 अथवा 1/4 चक्र पीछे चलती है। यहाँ इस चित्र में वोल्टता एवं धारा फेजर्स दर्शाए गए हैं। धारा फेजर I वोल्टता फेजर V से π/2 पीछे है। दोस्तों जब इन फेजर्स को ओमेगा आवृत्ति से वामावर्त दिशा में घूर्णन कराया जाता है तो ये वोल्टता एवं धारा जनित करते हैं, जो इन दोनों समीकरणों के द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ हम देखते हैं कि धारा वोल्टता की अपेक्षा चौथाई आवर्त काल के पश्चात अपने अधिक मान को प्राप्त करती है। दोस्तों हमने देखा था कि एक प्रेरक में प्रतिघात होता है, जो धारा को उसी प्रकार नियंत्रित करता है जैसे डीसी परिपथ में प्रतिरोध करता है। पर क्या प्रतिरोध की ही तरह इसमें भी शक्ति व्यय होती है? तो आइए इसका पता लगाने का प्रयास करें। दोस्तों प्रेरकीय प्रतिघात के कारण क्षयित होने वाली शक्ति को हम लिख सकते हैं P बराबर I गुणा V। इसके अतिरिक्त I तथा V का मान यदि यहाँ पर रखा जाए तो यह समीकरण बन जाएगी PL बराबर Im साइन ओमेगा t घटा π/2 गुणा Vm साइन ओमेगा t। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ओमेगा t घटा π/2 को लिखा जा सकता है ऋणात्मक कॉस ओमेगा t, तो यहाँ से PL आता है ऋणात्मक Im Vm कॉस ओमेगा t साइन ओमेगा t। और यहाँ त्रिकोणमिति का उपयोग कर हम इसे लिख सकते हैं PL बराबर ऋणात्मक Im Vm/2 साइन 2 ओमेगा t। अब दोस्तों हम एक समय चक्र में P का माध्यमान प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम इस मान को एक कोष्ठक में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि Im Vm/2 एक नियतांक है, इसी कारण यह कोष्ठक से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर P के माध्यमान को हम लिख सकते हैं ऋणात्मक Im Vm/2 साइन 2 ओमेगा t का माध्यमान। और दोस्तों क्योंकि साइन 2 ओमेगा t का माध्यमान एक पूरे चक्र के लिए 0 होता है, इसी कारण यहाँ पर एक पूरे चक्र के लिए P का माध्यमान भी 0 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति भी 0 होती है। आइए अब इसे जरा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों यहाँ इस पहले चौथाई चक्र के लिए यदि हम देखें तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I जो कुंडली में बिंदु A पर प्रवेश करती है 0 से अधिकतम मान तक बढ़ती है, जिसके कारण फ्लक्स रेखाएं स्थापित होती हैं, अर्थात क्रोध चुंबकित होता है। दोस्तों यहाँ पर दर्शाई गई ध्रुव स्थिति के लिए वोल्टता एवं धारा दोनों धनात्मक होते हैं, अतः इनका गुणनफल P भी धनात्मक होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस चक्र में स्रोत से ऊर्जा अवशोषित होती है। वहीं दूसरे चौथाई चक्र में कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा
अभी भी धनात्मक है परंतु कम हो रही है। आधे चक्र के अंत में क्रोध विचुंबकित हो जाता है और कुल फ्लक्स शून्य हो जाता है। दोस्तों, इस चक्र में वोल्टता V ऋणात्मक है। इसी कारण वोल्टता एवं धारा का गुणनफल ऋणात्मक होता है और हम कह सकते हैं कि ऊर्जा स्रोत को यहाँ पर लौटाई जाने लगती है। वहीं तीसरे चौथाई चक्र में धारा I ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात अब यह बिंदु B से प्रवेश कर बिंदु A से बाहर निकलती है और क्योंकि धारा की दिशा बदल गई है, इसी कारण चुंबक के ध्रुव भी बदल जाते हैं। धारा और वोल्टता इस चक्र में दोनों ही ऋणात्मक हो जाते हैं, जिसके कारण उनका गुणनफल P धनात्मक होता है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा अवशोषित की जाती है। वहीं चौथे चौथाई चक्र में धारा I कम होती है और अंत में धारा शून्य हो जाती है। यहाँ पर क्रोध विचुंबकित हो जाता है तथा फ्लक्स शून्य। वोल्टता धनात्मक एवं धारा ऋणात्मक है, इसी कारण शक्ति ऋणात्मक होती है, अर्थात इस चौथाई चक्र में पहले के दौरान अवशोषित ऊर्जा को स्रोत को वापस लौटा दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब आज के विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें दी गई राशियां, जो है L बराबर 25 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 हेनरी, जबकि V है 220 वोल्ट और यहाँ पर आवृत्ति न्यू हमें दी गई है 50 हर्ट्ज। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरकीय प्रतिघात XL होता है ओमेगा गुणा L, जबकि ओमेगा होता है 2 पाई गुणा न्यू। तो यहां से ओमेगा का मान यदि हम निकालें तो वह आता है 314 हर्ट्ज। अब ओमेगा का मान प्रेरकीय प्रतिघात के सूत्र में रखने पर प्रेरकीय प्रतिघात XL आता है 7.85 ओम। इसके अतिरिक्त हमसे पूछा गया है परिपथ में आरएमएस धारा, तो वह होती है I बराबर V बटे XL। दोस्तों, इस सूत्र में V तथा XL का मान रखें तो I आता है 28 एम्पियर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता को, जिसमें हमने जाना वोल्टता और धारा के बीच कला संबंध और ऐसे किसी परिपथ में प्रयुक्त शक्ति को। अगले वीडियो में हम समझेंगे संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता को। तब तक के लिए गुड बाय।